जय हिंद जय भारत। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काटेंगे। तो देखिए, अमेरिका ने ईरान की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है। जो पर्शियन गल्फ है वहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं। अमेरिका के जो मिलिट्री बेस है वहाँ पर उनकी जो सेना है वो तैनात है। उनके पास जो है ना 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स है, वॉरशिप्स है, मिसाइल्स है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ड्रोन्स है, सैनिक है। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर तैयार है और वो कभी भी यहाँ पर ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी की चांसेस है। और अभी रिसेंटली यहाँ पर जेनेवा में जो बैठक हुई थी उससे यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रोग्रेस के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पर कोई ब्रेक थ्रू किसी भी तरह की कोई भी मुद्दे पर नहीं पहुँचे। यानी कि यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना चांसेस है कि अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करेगा। और अमेरिका की यहाँ पर यह जिद है कि भाई पूरी तरह से अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बंद कर दो, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, जिसके लेकर यहाँ पर ईरान बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और साथ ही यहाँ पर यह कहा गया है कि अपना जो मिसाइल कार्यक्रम है यहाँ पर बंद कर दो, उसके लिए भी यहाँ पर तैयार नहीं है। और जितना भी यहाँ पर तुमने यूरेनियम को इनरिच कर दिया उन सबको अमेरिका के हवाले कर दो, इसके लिए भी तैयार नहीं है। यानी कि यहाँ पर अगर ईरान ने किसी भी तरह की डिमांड को मान लिया तो एक तरीके से ये सरेंडर होगा ईरान का और ये पूरी दुनिया में उसकी ह्यूमिलेशन हो जाएगी। तो अपनी ह्यूमिलेशन को ना कहते हुए और वो यहाँ पर अमेरिका के साथ किसी भी तरह के जो ये मुद्दा है उसको मानने के लिए तैयार नहीं। हालांकि ये जो है ना ईरान जो है ना तैयार है कि हम यहाँ पर न्यूक्लियर टॉक कर सकते हैं और जो न्यूक्लियर साइट्स है उस पर इंस्पेक्शन करा सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर हम इनरिचमेंट जो है इतना नहीं करेंगे और हम यहाँ पर बम वम नहीं बनाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर तो ईरान तैयार है, लेकिन यहाँ पर अपना जो पूरी तरह से सरेंडर कर देना इस चीज़ को लेकर तैयार नहीं है। और इसी वजह से यहाँ पर बार बार ये बात निकल कर आती है कि इतनी ज़्यादा मिलिट्री यहाँ पर तैनात की गई है। 2003 में जो इराक के ऊपर हमला किया था अमेरिका ने, उसके बाद से अब तक सबसे ज़्यादा मिलिट्री ईरान के आसपास लगाई गई। यानी कि इतना साल हो गया, 23 साल में सबसे ज़्यादा मिलिट्री किसी देश के आसपास लगाई जा रही है तो वो है यहाँ पर ईरान के आसपास यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलिट्री लगाई जा रही है। इसकी वजह से यहाँ पर ये लगता है कि जो अमेरिका है वो छोटा मोटा स्ट्राइक नहीं करने वाला है, बल्कि यहाँ पर लंबे समय तक अटैक करने के मूड में है। और इस बार यहाँ पर जो अटैक होगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा और ये चीज़ यहाँ पर ये दिखाने वाली है कि किस तरह से अमेरिका की जो हेजेमोनी है वो पूरी तरह से चलती है। हालांकि ईरान भी यहाँ पर कम नहीं है। ईरान जो है पिछले साल 12 दिन का जो युद्ध हुआ था इजराइल के साथ, उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर ईरान कमज़ोर नहीं है। और इतना ज़्यादा नुकसान होने के बावजूद भी आज की डेट में भी उसके पास मिसाइल बहुत ज़्यादा है। भले से उसके स्ट्राइक्स हो गए हों, इजराइल ने किए हो, अमेरिका ने किए हो, उनके जो है ना जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो तबाह हो गए हों, या फिर जो स्टोरेज यूनिट है वो तबाह हो गई, लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत सारे स्टोरेज यूनिट है जो इंटैक्ट है। वहाँ पर मिसाइल्स है, वहाँ पर ड्रोन्स है, वहाँ पर टैंक है, वहाँ पर गोला बारूद रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर रखी हुई है। जिसकी वजह से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आज की डेट में भी अगर यहाँ पर ईरान के ऊपर हमला किया गया तो ईरान यहाँ पर बहुत तगड़े तरीके से जवाब दे सकता है। और इसकी वजह से अमेरिका के लगभग 40,000 के आसपास सैनिक जो है ना वो खतरे में आ गए और साथ ही यहाँ पर पूरा इजराइल देश वो भी यहाँ पर खतरे में आ गया। और किस तरह से यहाँ पर ईरान अटैक कर सकता है, किस तरह से रिटेलिएट कर सकता है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करेगा या फिर ईरान के बचाव में कई सारे देश सामने निकल कर आएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, जब यहाँ पर 12 दिन का वॉर हुआ था ना, तो तब अमेरिका इजराइल ने मिलकर यहाँ पर ईरान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक किया था और काफ़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसको यहाँ पर बर्बाद कर दिया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर ईरान यहाँ पर चुप रहने वाला नहीं था। ईरान ने भी लगातार आखिरी मिनट तक यहाँ पर मिसाइलों से हमला किया था। इससे यहाँ पर ये पता चलता है कि ईरान के पास मिसाइलों का जो भंडार है वो कितना ज़्यादा है। अमेरिका और इजराइल ने इतना ज़्यादा हमला किया, उसके कई सारे जो मिसाइल स्टोरेज यूनिट्स थे उनको तबाह किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर ईरान के पास इतनी ज़्यादा मिसाइलें थी कि वो उन्होंने जो है ना बचा कर रख रखी थी। पहाड़ों के अंदर सुरंग बना कर उनको स्टोर कर रखा था, जिसकी वजह से किसी भी एयर स्ट्राइक की वजह से वो इंटैक्ट थे। और उसके बाद क्या किया, ईरान ने भी यहाँ पर जो है ना इजराइल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक किया। और इसके बाद जब लास्ट में अमेरिका ने अटैक किया था तो उसके बाद यहाँ पर जो कतर में उनका बेस था उसके ऊपर भी अटैक कर दिया था। तो ये चीज़ दिखाती है कि ईरान के पास जो है ना मिसाइलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और ये चीज़ उसने दिखा भी दी थी इजराइल के साथ युद्ध में कि इजराइल ने इतना ज़्यादा डैमेज किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर
इज़राइल के इतने डैमेज होने के बावजूद भी ईरान ने अमेरिका के ऊपर और इज़राइल के ऊपर मिसाइल से स्ट्राइक की और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाए थे। इनफैक्ट यहाँ पर इज़राइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम जो दुनिया का सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड माना जाता है, उसको भी यहाँ पर भेदने में ईरान कामयाब हो गया था और कई सारे बिल्डिंगों को यहाँ पर तबाह कर दिया था, कई सारे लोगों की यहाँ पर मौत हो गई थी। तो ये चीज़ यहाँ पर ये दिखाती है कि देखिए, जो ईरान का जो इतना बड़ी ज़मीन है, इतना ज़्यादा माउंटेन रेंज है, ज़ैगरोस माउंटेन्स है, एल्बोर्स माउंटेन है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी साइट्स मौजूद है जहाँ पर अंडरग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा मिसाइल्स रखी हुई है, ड्रोन्स रखे हुए हैं, फाइटर जेट रखे हुए हैं, जिनके ऊपर स्ट्राइक करना इतना ज़्यादा आसान होने वाला नहीं है। स्ट्राइक करेंगे तो ऊपर ही करेंगे, नुकसान होगा तो ऊपर ही होगा, लेकिन जो अंडरग्राउंड में जो स्टोरेज यूनिट है वहाँ पर तो नुकसान नहीं होगा ना। तो वहाँ पर कभी भी जो है ना स्ट्राइक के बाद वापस से यहाँ से जो है ना मिसाइल निकाल लेंगे और हमला करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इनकी कोशिश रहती है और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना आज की डेट में भी ईरान के पास काफ़ी ज़्यादा मिसाइल्स है। और यहाँ पर उन्होंने मिसाइल अटैक इससे पहले भी किया था, जब कासिम सुलेमानी को 2020 में अमेरिका ने मार दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये हुआ कि ईरान ने भी जवाब में अमेरिका के कई सारे जो साइट्स थे, मिलिट्री साइट्स, उसके ऊपर अटैक कर दिया था। तो यहाँ पर अमेरिका के ऊपर अटैक करने के मामले में ईरान पीछे हटने वाला से नहीं है। और ये जो है ना वेनेजुएला भी नहीं है कि वेनेजुएला में अमेरिका की आर्मी आई और राष्ट्रपति को ही किडनैप करके ले गई, तो ये चीज़ भी नहीं है, क्योंकि ईरान जो है ना काफ़ी ज़्यादा फोर्टिफाइड है और जो तेहरान राजधानी है वो समंदर से काफ़ी ज़्यादा दूर है और बीच में है एक तरीके से, तो वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़्यादा दिक्कतों वाला है। और साथ ही यहाँ पर उसकी जो नज़दीकी है वो रशिया से काफ़ी ज़्यादा है और चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा है। तो उसी दौरान यहाँ पर क्या है कि रशिया और चाइना ने काफ़ी ज़्यादा एयर डिफेंस के सिस्टम भी दिए हैं ईरान को, जिससे ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम वो मजबूत हो गए। तो इतनी जल्दी से यहाँ पर जो है ना मिलिट्री ऑपरेशन करना और ईरान के प्रेसिडेंट को या फिर जो सुप्रीम लीडर है उनको उठाना इतना ज़्यादा आसान होने वाला नहीं है। तो इसके बाद मजबूरन यहाँ पर क्या होगा कि अमेरिका या फिर इजराइल जो है ना अटैक करेंगे, तो या तो मिलिट्री साइट पर करेंगे या फिर जो है ना गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर करेंगे या फिर जो है ना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेंगे, एनर्जी साइट्स पर करेंगे, ऑयल फील्ड पर करेंगे, इसके ऊपर हमला कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर ईरान जो रिटेलिएट करेगा, क्योंकि उसके पास अभी आज की भी डेट में हज़ारों की संख्या में मिसाइल्स हैं, जिसको रोक पाना अमेरिका और इजराइल के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए आज तक कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है। और इसी के साथ ही अमेरिका ने ये भी कहा दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि हमें पता है कि खामेनी कहाँ पर छिपा हुआ है, हम वहाँ पर अटैक करके खामेनी को ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह की बातें जो है ना, ऐसे तो नहीं है कि ईरान के पास नहीं गई, बिल्कुल पहुँच गई होगी। तो ईरान ने इसका इंतज़ाम पहले से ही कर लिया होगा। और यहाँ पर जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ हुआ है कि भाई वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ही उठा लिया रातों रात ही, आधे घंटे के अंदर 40 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर मिलिट्री एक्शन हुआ और मिलिट्री के एक्शन के साथ ही यहाँ पर उसको उठा के ले गए। तो इसकी जो प्लानिंग है खामेनी ने पहले ही कर रखी होगी और यहाँ पर बंकर वगैरह या फिर आसपास जो है ना मिलिट्री का तैनाती और साथ ही यहाँ पर जो सक्सेसर है उसकी भी यहाँ पर घोषणा कर दी है। जैसे कि लारिजानी, अभी यहाँ पर क्या है कि वेनेजुएला को उठा लिया था, तो वेनेजुएला के सक्सेसर भी यहाँ पर कौन सी बन गई थी, रॉड्रिगेज, डेल्सी रॉड्रिगेज को बनाया गया था। लेकिन अब यहाँ पर खामेनी ने किसको बनाया है, लारिजानी को बनाया है। जिसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि अगर यहाँ पर उनकी मौत हो भी जाती है तो सक्सेसर है और जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ पर अच्छे से किया जा सकता है। अब इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि जब 2025 में 12 दिन का वॉर हुआ था ना, तो उसमें क्या किया था ईरान ने कि अपनी जो लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल्स थी उसको यहाँ पर जो ना फायर किया था इजराइल के ऊपर, क्योंकि दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरी है। तो लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल्स है उसी के ज़रिए यहाँ पर अटैक किया गया था। लेकिन उसकी जो शॉर्ट रेंज की जो मिसाइल्स है वो भी अभी अनटच्ड है और यहाँ पर जितनी तैनाती है अमेरिका की जो मिलिट्री एसेट्स है उनके आसपास ही, ईरान के आसपास ही, तो वो अपनी जो शॉर्ट रेंज की जो मिसाइल्स है उसका इस्तेमाल जो अमेरिका के जो मिलिट्री बेसेस है, अमेरिका के जो एलाइज़ है उसके ऊपर कर सकता है। और इसी वजह से जो अमेरिका के जो एलाइज़ है जैसे कतर है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है या यूएई है, उन्होंने यहाँ पर वार्निंग दी है कि भाई हम यहाँ पर जो है ना मिलिट्री में जो भी करेंगे अमेरिका करेगा, हमारे यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी। तो इसी वजह से ये कंसर्न है कि अगर यहाँ पर अमेरिका और ईरान के बीच में जंग छिड़ जाती है तो ये रीजनल वॉर बन जाएगी और यहाँ पर डोमिनो इफेक्ट होने की वजह से कई सारी जगह पर वॉर भी छिड़ सकती है। तो इसकी वजह भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि अमेरिका को यहाँ पर ये डर लग रहा है कि हमारी वजह से एक बहुत तगड़ा वाला जो ना वॉर
शुरू हो सकता है, जिसमें कई सारे देश इन्वॉल्व हो जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि कौन से देश किस देश के साथ खड़े होंगे, क्योंकि मसला यहीं पर आ जाता है क्योंकि रशिया और चाइना ईरान के साथ खड़ा हो जाता है। रशिया के जो मिलिट्री एसेट्स है वो भी यहाँ पर ईरान के पास है, और साथ ही यहाँ पर जो है ना, जो चाइना है वो अपने जो वेपन्स है, नए नए वेपन्स है, वो टेस्ट करते रहते हैं। याद है आपको ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जंग जो है ना पाकिस्तान के साथ हुई थी, लेकिन साथ ही यहाँ पर मिलिट्री ने ये भी कहा था कि हमारी जो पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी वो हुई थी, लेकिन हमारे साथ जो लड़ रहा था वो लड़ रहा था चाइना, क्योंकि सारे के सारे जो हथियार थे वो चाइनीज़ थे। चाइना ने यहाँ पर अपने हथियारों की टेस्टिंग की है, और हमारी जो मुख्य लड़ाई है वो चाइना के साथ थी। और यहाँ पर भी यही चीज़ें देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर जो लड़ाई होगी वो अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं होगी, बल्कि अमेरिका और चाइना और रशिया के बीच में होगी, क्योंकि यहाँ पर जो हथियार मिले हुए होंगे वो चाइना के होंगे और साथ ही रशिया के होंगे। और ये जो है ना, चाइना और रशिया अपना टेस्टिंग ग्राउंड बनाएंगे ईरान को कि भाई हमारे हथियार किस तरह से काम करते हैं, विषम स्थिति में कैसे काम करती है। क्योंकि जो है एक जो है ना होता है ट्रायल के दौरान तो सारी चीज़ें बढ़िया प्रदर्शन करती है, लेकिन जब उसका टेस्ट होता है वो होता है असल में एक्टिव वॉर जोन में, कि एक्टिव वॉर जोन में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसे निकलती है, और हम उसमें किस तरह से संशोधन कर सकते हैं, हम उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो एक्टिव वॉर जोन में ही की जा सकती है, और ये चीज़ यहाँ पर रशिया को भी पता है, चाइना को भी पता है, और इसी वजह से यहाँ पर वो ईरान की मदद कर रहे हैं और ईरान को यहाँ पर हथियार सप्लाई कर रहे हैं। और इसकी वजह से क्या रहा है कि ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। तो इसकी वजह से अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है कि भाई हमने यहाँ पर अटैक किया तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर आ जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मुद्दा, क्योंकि ईरान ने भी यहाँ पर कह दिया है कि अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देंगे। अब देखिए मसला ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया तो दुनिया भर में जो सप्लाई है ऑयल की, गैस की, वो प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से दुनिया का लगभग 20 से लेकर 25% ऑयल और गैस यहाँ पर सप्लाई की जाती है। और अगर यहाँ पर वो सप्लाई से कट हो गया तो इसकी वजह से पूरी दुनिया में दिक्कत आ जाएगी। ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे, गैस के प्राइस बढ़ जाएंगे, इससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ जाएगी। और यहाँ पर फिर उसके बाद प्रेशर आएगा अमेरिका के ऊपर, इजराइल के ऊपर कि भाई जल्दी से जल्दी इस वॉर को ख़त्म कर दो। तो आपने देखा होगा कि जब वो रेड सी के वाला मामला हुआ था, इजराइल और गाज़ा के बीच में जब वॉर चल रहा था, तो यमन के जो हूती रेबल्स थे उन्होंने यहाँ पर रेड सी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था कि जो भी शिप आएगी उसके ऊपर हम अटैक कर देंगे। जिससे क्या हुआ कि शिप्स ने अपना रास्ता बदल के अफ्रीका के नीचे से होते हुए गए, जिससे यहाँ पर उनका ऑयल भी ज़्यादा लगा, खर्चा भी ज़्यादा लगा और टाइम भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लगा। तो यहाँ पर छोटा सा जो एक ग्रुप है हूती रिबेल, जिसकी कोई कैपेबिलिटीज़ नहीं है, उन्होंने यहाँ पर पूरा रास्ता बंद कर दिया था। तो आप सोचिए जिसकी कैपेबिलिटीज़ है ईरान के पास, उसने अगर यहाँ पर ऐसा फैसला ले लिया तो पूरा रास्ता ही चौक हो जाएगा और यहाँ पर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जो पर्शियन गल्फ है उसको निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। उसी के ज़रिए यहाँ पर जो है ना आप निकल सकते। रेड सी में तो चलो था कि भाई रेड सी बंद हो गई तो हम यहाँ पर साउथ अफ्रीका के रास्ते से चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पर्शियन गल्फ में ऐसा रास्ता नहीं है, क्योंकि वो कनेक्टेड ही नहीं है किसी दूसरे समंदर से। जिससे क्या होगा कि यहाँ पर पूरी सप्लाई चेन जो है ना चौक हो जाएगी, और सप्लाई चेन चौक हो गई तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। और इसका सारा का सारा जो प्रेशर है वो अमेरिका और इजराइल की पर आएगा कि भाई जल्दी से इसको रोको, वरना तो हमारी जो दिक्कत है वो पूरी तरह से जो है ना ख़त्म हो जाएगी, पूरे हम जो है ना काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो जाएंगे। और इससे यहाँ पर अमेरिका का नुकसान होगा, क्योंकि इससे यहाँ पर डिप्लोमेसी में अमेरिका की थू-थू हो जाएगी। तो ये चीज़ है, लेकिन इससे यहाँ पर इंडिया को भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि इससे प्राइस बढ़ जाएंगे और यहाँ पर चीज़ें जो है ना इंडिया के अगेंस्ट ही जाएगी, क्योंकि महंगाई बढ़ने की वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो भारत के लिए यहाँ पर जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी भी तरह का कोई भी वॉर मिडिल ईस्ट में शुरू ना हो। अगर मिडिल ईस्ट में शुरू हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी इंडिया में। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई। वीडियो थोड़ा सी पसंद है लाइक जरूर कर देना, और चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।